सभी साथियों को जोहार, जय मूल्यवासी। जय मूल्यवासी। तो साथियों, हम लोगों के बीच में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सालों से लगे हुए हैं और आज हम लोगों के बीच में बात करने के लिए उपस्थित हैं। तो मैं माननीय तिगा साहब का मैं अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वागत है। धन्यवाद। तो अभी हमारे आदिवासियों के संबंध में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। संविधान में आदिवासियों के लिए अलग से प्रिविलेज है, अलग से अधिकार मिला है और इसे विशेष अधिकार कहा जाता है। इस विशेष अधिकार को लेने में आदिवासी अभी तक सफल नहीं हो पाया है। इसका क्या कारण है? देखिए, संविधान में आदिवासियों को अलग से जो व्यवस्था दी गई है, जिसको हम 5वीं अनुसूची के तौर पर जानते हैं, बशर्ते 5वीं अनुसूची के बारे में हमारे आदिवासियों को उतनी समझ नहीं है, जिसके वजह से वो उस अधिकार को पाने के लिए निष्क्रिय है। ये जानने की जरूरत है कि 5वीं अनुसूची है क्या। हमारे 5वीं अनुसूची में हमारे लिए विशेष व्यवस्था की गई है। एक संविधान के भीतर अलग से एक संविधान बनाना है आदिवासियों के लिए, और आदिवासी के क्षेत्र मतलब अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ये लागू होता है। ये हमारे लोगों को जो मूल निवासी के हैं या तो भारत के अनुसूचित जनजाति के हैं, हमारे लोगों को ये समझ में नहीं आई है कि हमारे लिए अलग से संविधान के भीतर संविधान है। यही वजह है कि वो जागृत नहीं है और इसके लिए वो बात नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि आजादी के 75 साल बीत गए और संविधान लागू हुए भी 73-74 साल बीत गए, लेकिन इतने सालों के बाद भी सरकार के द्वारा जबरदस्ती संविधान को लोगों के बीच में उसे देखने तक के लिए अभी नसीब नहीं हो रहा है। तो क्या लगता है आपको, जबरदस्ती सरकार के द्वारा ही संविधान को छिपाया जा रहा है? देखिए, देखा जाए तो पूरे देश में, हमारे भारत देश में भारतीय संविधान 1950 से जब से लागू हुआ और ये प्रावधान तभी से ये प्रावधान किया गया है संविधान में, बशर्ते शासन करती जो सत्ता में सत्तासीन लोग हैं वो शुरू से ही हमारे अधिकार का हनन किए जा रहे हैं। यह इस बात से साबित होता है कि 5वीं अनुसूची की तरफ हमारे 5th शेड्यूल एरिया में जो लागू किया जाना चाहिए था और लोगों को जिसके लिए जागृत करना चाहिए था, ये शासन का या तो सत्ता में बैठे हुए सरकार चलाने वाले लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इसके बारे में लोगों को जागृत करें। अब ये जो है हमारे देश में एक विडंबना है कि वो आज तक 75 सालों की आज़ादी के बावजूद जिन्होंने इस देश में कहेंगे एक घटना घटी, जो 5वीं अनुसूची के ऊपर जो बात आई 93, 94 और 96 की बात आई, तो ये व्यवस्था हमारे लोगों के कुछ जागृत किस्म के लोगों के आवाज उठाने से जो संसद में गए, विधानसभाओं में गए, तो ये हमारे लोगों के जागृत होने का एक थोड़ा सा झलक दिखाई देता है कि ये संविधान के 5वीं अनुसूची पर बात करने लगे। तो अभी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अभी वर्तमान समय में जो तत्सम ऊंची जाति के लोग हैं, उनके द्वारा आदिवासियों के बीच में घुसपैठ करने के लिए लोग पेशा एक्ट ऐसा कर रहे हैं। तो पेशा एक्ट को कहा जाता है कि संविधान हाथी है तो पेशा एक्ट उसका पूंछ है। तो फिर भी ये जो पूंछ है, उस पूंछ को यहाँ पर आदिवासियों के बीच में घुसाया जा रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस संबंध में हम भारत के संविधान के आर्टिकल 244 पर जब बात आई तो भूरिया समिति ने जो लाया, ये चर्चा में लाई, तब इन्होंने एक छोटा सा कहना चाहिए कि 5वीं अनुसूची के लिए एक प्रावधान किया संसद में
और उस प्रावधान के तहत ही पेशा आया। हम्म। तो पेशा क्षेत्र है वो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में ही लागू होता है और उसमें आदिवासियों के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है। जो गांव की परंपरागत सीमा के भीतर जो जल जंगल और जमीनें हैं उसके मालिकाना हक, स्वायत्त शासन मतलब आदिवासियों का शासन, वहां आदिवासियों की शासन, उनकी विधियां जो लिखी गई है भारत के संविधान में कि आर्टिकल 13(3) में जो विधि का बल प्राप्त होता है आदिवासियों को, तो आदिवासी वो स्वायत्त शासन मतलब शासक की तरह वहां अपने जीवन शैली को व्यवहार में ला सकता है। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि पेशा एक्ट के तहत जो 5वीं अनुसूची है यानी शेड्यूल एरिया में आदिवासी को मालिकाना अधिकार मिला है और आप बता रहे हैं कि वहां पर उनका स्वायत्त शासन होगा, उन लोग अपने मालिकाना वो की तरह उन लोग राज करेंगे। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी शेड्यूल एरिया है उन सभी शेड्यूल एरिया में कलेक्टर के द्वारा, तहसीलदार के द्वारा, एसपी के द्वारा, डीएसपी के द्वारा, इनके द्वारा वहां पर शासन व्यवस्था लागू की जा रही है। तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर हमारी जो शासन व्यवस्था है उसको खत्म करके उन लोग अपना व्यवस्था थोप रहे हैं? बात आपने शासन व्यवस्था की जो तत्सम ऊंची जातियों की बात करी, ये बात बिल्कुल फिट बैठती है इस बात को लेकर के कि हमारी जो पुरानी परंपरागत व्यवस्था है उसके साथ उनका तालमेल नहीं बैठ सकता। और ये जो है मतलब कि जो तत्सम ऊंची जातियों की कहे जाने वाली जो जातियां हैं जो सरकार में है, सत्ता में है, ये नहीं चाहते कि आदिवासियों की स्वायत्त शासन प्रबल रूप से लागू हो या तो वहां प्रभावी रूप से काम करे। इसलिए इन्होंने मतलब कि पंचायती राज को लाया और पंचायती राज को जो कि सामान्य क्षेत्र के लिए कहा जाए कि मतलब कि जहां आदिवासी 50% से नीचे हैं और वो सामान्य क्षेत्र कहा जाने वाला क्षेत्र के लिए पंचायती राज लागू होता है। भारत के संविधान के आर्टिकल 243 ZC में हम देख सकते हैं कि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पंचायती राज लागू होता नहीं है, बशर्ते इन्होंने पेशा का प्रावधान किया कि पंचायती राज के साथ साथ पेशा कानून जो जहां पर आदिवासियों की बहुल्यता है वहां पेशा के बतौर आदिवासियों के लिए ग्राम सभा को सशक्त किया गया है और ग्राम सभा की सहमति या तो अनुमति के बगैर अन्य संस्थाएं जो शासन की संस्थाएं हैं, शासकीय संस्थाएं हैं, काम नहीं कर सकती हैं, उनसे सहमति लेनी पड़ेगी और तभी मतलब कि वो उस क्षेत्र के विकास के लिए जो भी बातें की जा सकती है कर सकते हैं। तो ये जो पंचायती राज अभी हमारे छत्तीसगढ़ में पूरा लागू है और यहाँ पर आदिवासियों का जो मालिकाना अधिकार है, यानी ये देखा जा रहा है कि आदिवासी अपने जो क्षेत्र हैं शेड्यूल एरिया वहां पर उन लोग मालिक हैं, लेकिन इस मालिकाना अधिकार को खत्म करने के लिए पंचायत से प्रतिनिधि खड़ा किया जा रहा है और पूरे आदिवासियों का प्रतिनिधि के रूप में पंचायत में जो सरपंच बैठता है वो यहाँ पर उनके लिए हस्ताक्षर करता है, वो शेड्यूल एरिया को वो खत्म कर रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो है मतलब कि पंचायती राज के भीतर 5वीं अनुसूची के भीतर पंचायती राज को लागू किया, बशर्ते जैसे सामान्य क्षेत्र में पंचायत काम करती है वैसा उसके ठीक विपरीत जो शेड्यूल एरिया है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है वहां पंचायत कार्यकारी समिति के रूप में कार्य करे और यहाँ ग्राम सभा उसके शासक के रूप में काम करे। ग्राम सभा जो बात करने की बात करती है वो पंचायत उसके क्रियान्वयन की काम करेगी, ऐसा व्यवस्था बनाया गया है। लेकिन यहाँ हमारे लोग जो 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, जो हमारे आदिवासी परंपरा की बात करते हैं, परंपरागत विधि के अनुसार चलना चाहते हैं, इस पर ये विपरीत प्रभाव डालता है पंचायती राज अधिनियम। लेकिन संविधान में तो ये भी मेंशन है कि प्रत्येक शेड्यूल एरिया में यानी प्रत्येक जिले में जनजाति सलाहकार परिषद होगा। इसको आज तक यानी सरकार ने कभी लागू ही नहीं किया और आदिवासियों का विकास हो ही नहीं पाया। आज भी जितने भी आदिवासी हैं
वो अपने वोट को, यानी अपने कीमती वोट को बेचने के लिए तैयार हो गए हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस देश की व्यवस्था पर जो सत्तासीन लोग हैं, वो खास करके हम देखा जाए तो आजादी के 75 सालों में केवल भारत में शासन करने वाली जमात जो है वो सवर्ण लोगों के हाथ में चल रही है। एक है कि बीजेपी और एक है कांग्रेस। कांग्रेस 55 सालों तक एक छत्र राज के, चाहे राज्य हो चाहे वो केंद्र हो, इन्होंने राज किया। परंतु ईमानदारी से देखा जाए तो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो व्यवस्था कायम किया जाना था, जिस पर बहाल किया जाना था, आदिवासियों के हक और अधिकार की बात करते, वो इन्होंने ईमानदारी से अभी तक उसको बहाल नहीं किया। जिस वजह से पैसा कहा जाता है, पैसा नाम जाना गया, मगर पैसा में है क्या, ये लोगों को जागृति के अभाव में। लेकिन क्या है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, यानी इन्होंने, जैसे आपने बताया कि कांग्रेस ने 55 साल एक छत्र राज किया, तो 5वीं अनुसूची भी उसमें लागू कर देना चाहिए। पैसा एक्ट तो अभी आया है, बिल्कुल पैसा एक्ट तो अभी बच्चा है। बिल्कुल, मतलब कहना चाहिए कि कांग्रेस यदि हमारे आदिवासियों की हितैषी अगर अपने को कहती है तो ईमानदारी से 5वीं अनुसूची में आदिवासियों के स्वायत्त शासन के पैटर्न पर जो 6ठी अनुसूची क्षेत्र में आती है, उसी के 6ठी अनुसूची के नियम कायदे के अनुसार यहाँ 5वीं अनुसूची में उसी के पैटर्न पर शासन सत्ता में हमें भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए थी। ये उनकी ईमानदारी की बात होती है। इन्होंने नहीं चाहा कि मतलब कांग्रेस की सत्ता में कि आदिवासियों की इसकी जानकारी हो, इसलिए जानकारी भी नहीं दिया। प्रावधान संविधान में होने के बावजूद इसको इन्होंने मानने के लिए कभी भी तैयार नहीं हुआ, जिसके वजह से आज हमारे आदिवासियों के विकास कोसों मतलब 75 सालों में भी पीछे रह गया। तो जैसा कि कहा जाता है कि कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस आदिवासियों का हितैषी है, ऐसा बताया जाता है, प्रचलन में नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो कांग्रेस है वो तो ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया एक संगठन है, बीजेपी भी ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया एक संगठन है। दोनों में आदिवासी पीस रहा है फुटबॉल की तरफ, यानी फुटबॉल की तरह, कभी इधर लात मार रहे हैं, कभी उधर लात मार रहे हैं। तो हमारा जो आदिवासी है वो यानी इस किनारे से उस किनारे, उस किनारे से इस किनारे हो रहा है, और दोनों आर पर कहीं भी जाता है लाठी खा रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब से भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ, लोकतंत्र के आने के बाद पार्टियां आई, भारत के अस्तित्व में आई, तो ये कांग्रेस सबसे पहले पार्टी के तौर पर उभर कर आया और उन्होंने हमारा सहयोग लिया। कहने का मतलब कि आदिवासियों के वोटों का सहयोग लिया और सत्ता में वो 55 सालों तक राज किया। अब देखा जाए तो आदिवासी केवल वोट देने मात्र तक सीमित रह गए, उनका प्रतिनिधित्व इन्होंने स्वीकार नहीं किया। चूंकि आपने कहा कि जैसा कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये ब्राह्मणों की पार्टियां हैं, और वाकई में देखा जाए तो उसमें हमारी जब स्थापना हुई 1885 में कांग्रेस जब स्थापित हुआ, तो वहां पर आदिवासी का एक सदस्य भी, अठन्नी का सदस्य भी हम वहां पर मौजूद नहीं था। तो हमारी पार्टी तो कह नहीं सकते। इसलिए हमने कहा कि ये कहना चाहिए कि तत्सम ऊंची जाति के लोगों की पार्टियां हैं। तो जाते जाते मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा, कांग्रेस तो छत्तीसगढ़ में मर चुका है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो धार्मिक अगुवे हैं, मैं समझता हूँ आप उसको समझ रहे हैं, तो उनके द्वारा इसे जिंदा किया जा रहा है, क्या ये सही है? देखिए, भय के साए में रह करके निर्णय जो भी लिया जाता है वो कभी सही नहीं होता। ये भय के कारण अब देखा जाए तो पूरे भारत में आज की परिस्थितियां बदल रही हैं, जहां कहीं भी मतलब कि धार्मिक अल्पसंख्यक पीटे जा रहे हैं, और ज्यादातर जहां पर बीजेपी की सत्ता है वहां ज्यादा इसके लिए प्रभावशील है। जो अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ये जो है राजनीतिक खेल खेला जा रहा है। उन्हें डरा करके या तो कांग्रेस की तरफ बचने के लिए जाते हैं, जहां
मतलब बीजेपी की शासन है, वहां लोगों के ऊपर जब पीड़ित प्रताड़ित किए जाते हैं तो वो शरण कहाँ जाएंगे? जो बचाएगा। ऐसी भावना के साथ में कांग्रेस के शरण में जाते हैं और अपनी वोट कांग्रेस की तरफ जाते हैं। देखिए, देश में दो विचारधारा चल रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, कांग्रेस तो कभी खड़ा नहीं होता है, यानी कई सारे मामले मैंने देखे हैं। तो कांग्रेस के लोग यानी कांग्रेस के जो प्रतिनिधि होते हैं वे आदिवासियों के समर्थन में कभी उतरते हुए हमने नहीं देखा, क्रिश्चियनों के समर्थन में उतरते हुए हमने नहीं देखा, क्रिश्चियनों के समर्थन में कभी धरना प्रदर्शन आंदोलन या जेल भरो करते हुए हमने नहीं देखा। लेकिन फिर भी वो लोग उसी तरफ जा रहे हैं, इसका कुछ तो कारण होगा। देखिए, इसके पीछे कारण जरूर है, क्योंकि ये देश में इनके सामने विकल्प के तौर पर कोई पार्टी नहीं। तो आप अभी बोल रहे हैं कि इसके लिए कोई विकल्प नहीं है, लेकिन मैंने आपको देखा है कि आप हमारे आदिवासियों के समर्थन में, जैसे इधर हरदेव का मामला हुआ, आप वहां पर जाकर के आंदोलन करके आए, और क्रिश्चियनों को जब सताने का मामला आया उसमें भी आपने आंदोलन किया, ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने के लिए आपने आंदोलन किया, अल्पसंख्यकों के ऊपर में जब एट्रोसिटी हो रही थी तो आपने आंदोलन किया। तो आप विकल्प के रूप में क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं लोगों को? देखिए, वो तो देखने के अपने नजरिए हैं। जहां तक हम किसी भी मतलब के वर्ग को कहेंगे, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी का हो, चाहे वो ये हो अल्पसंख्यक हो, हम जाते इसलिए है कि भारत के संविधान में न्याय की व्यवस्था की गई है। उनका संविधान का प्रियम्बल ही कहता है कि समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित ये हमारे देश की सरकार चलती है। अगर किसी के साथ अन्याय अत्याचार किया जाता है तो हम इसलिए सामने आते हैं कि भारत के संविधान के खिलाफ उनके साथ अन्याय किया जाता है। तो ये हम चाहते हैं कि भारत में शांति कायम रहे, और इसलिए किसी के साथ अन्याय ना हो, ये हमारा मकसद है। हम चाहते हैं कि लोग इस देश में शांतिपूर्वक समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर एक समाज का निर्माण या व्यवस्था का निर्माण कायम रह सके, इसके लिए हम काम करते हैं। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप हमारे चैनल पर आए और बहुत ही अच्छी बातों को आपने समाज के बीच में रखा। तो हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो ये थे हमारे तिग्गा साहब। ये लगातार कई सालों से, कई वर्षों से, यानी आप देख रहे हैं बहुत सीनियर हो चुके हैं काम करते करते, और आज भी हमारे समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो साथियों, जाते जाते मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि माननीय तिग्गा साहब के नेतृत्व में अंबिकापुर में 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन होने जा रहा है। आप माननीय तिग्गा साहब का साथ सहयोग दीजिए और इस जेल भरो आंदोलन में आप लोग शामिल होंगे, ऐसी मैं आशा और उम्मीद करता हूं, और आप लोगों से विदा लेते हैं। जोहार।